हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी, और लास्ट क्लास में बेटा हमने इंडिपेंडेंट इवेंट का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज की क्लास में बेटा हम बात करने वाले हैं नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का बेटा जो कंसेप्ट है उसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए कोई बेटा सम है स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स का सम है कौन से टॉपिक का? कोरिलेशन। ये सम बेटा मैंने 2 स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए दिया। एक तो बेटा ये सम मैंने सॉल्व करने के लिए दिया रिया को, और दूसरा मैंने ये सम बेटा सॉल्व करने के लिए दिया पिंकी को। ठीक है जी। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि रिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। हाँ जी बेटा, रिया के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चांसेस हैं 80%, और पिंकी के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चांसेस हैं 60%। हाँ जी बेटा, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द सम बाय रिया। रिया को बेटा मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ। 80% का मतलब 80/100 यानी कि 4/5, और उसी सम के पिंकी को के द्वारा सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी, अगर पिंकी उस सम को सोल्व करती है उसको बेटा मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी है 60/100 यानी कि 3/5। ठीक है जी। रिया के उस सम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी बेटा है 4/5, और पिंकी के उस सम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 3/5। एक चीज़ बेटा हम और निकाल लेते हैं, रिया के उस सम को सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी। सम को सोल्व करने की बेटा 80% है, तो सोल्व ना करने की 20%, या ऐसे निकाल लीजिए 1 - 4/5 इज इक्वल टू 1/5। और पिंकी के उस सम को सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी, हाँ जी बेटा, 1 - 3/5 2/5। ठीक है बेटा, तो पहले हमने 4 चीज़ें निकाल ली। रिया के उस सम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी, कौन से सम को? कोरिलेशन का सम, 4/5 है। पिंकी के उस सम को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 3/5। रिया के सम को सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/5, और पिंकी के सम को सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 2/5। ठीक है जी। अब बेटा आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो सम रिया और पिंकी दोनों को दिया गया है तो ओवरऑल पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है? हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछी गई है, किस चीज़ की नहीं पूछी गई, वो तो बाद की बात है। पहले मुझे ये बताओ कि ओवरऑल पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। लो बेटा मैं इधर लिख रहा हूँ ओवरऑल पॉसिबिलिटीज। बेटा यहाँ पर ओवरऑल 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए पहली पॉसिबिलिटी, हाँ जी बेटा, पहली पॉसिबिलिटी ये है, रिया एंड पिंकी बोथ सोल्व द प्रॉब्लम। लो बेटा मैंने लिख दिया, रिया एंड पिंकी बोथ सोल्व द कोरिलेशन प्रॉब्लम। दूसरा बेटा क्या हो सकता है? हाँ जी बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे, रिया को हमने ए से रिप्रेजेंट किया था और पिंकी को बी से। ए एंड बी, या ए बी लिख लीजिए, बात एक ही है। ए बी का मतलब ए एंड बी, इसमें और इसमें बेटा कोई फर्क नहीं है। पहली पॉसिबिलिटी बेटा ये बनेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, रिया उस सम को सोल्व ना कर पाए एंड पिंकी बेटा उस सम को सोल्व कर दे, यानी कि ये बनेगी पी ए नॉट बी, या ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही है, पी ए नॉट एंड। तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये बन सकती है, रिया तो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे और पिंकी उस प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए।
इसको बेटा ऐसे लिख देंगे पी ए बी नोट, या ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए एंड बी नोट। और चौथी बेटा पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि रिया और पिंकी दोनों ही प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए। रिया से भी वो प्रॉब्लम सोल्व ना हो पाए और पिंकी से भी वो प्रॉब्लम सोल्व ना हो पाए। इसको बेटा ऐसे लिखेंगे ए नोट बी नोट, या ऐसे लिख लीजिए। इन चारों के अलावा बेटा बताओ कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? अगर कोई प्रॉब्लम मैंने दो स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए दी है, या तो दोनों के दोनों सॉल्व कर देंगे, या एक सॉल्व कर पाएगा दूसरा सॉल्व नहीं कर पाएगा, या पहला सॉल्व कर देगा, हाँ जी बेटा, पहला सॉल्व नहीं कर पाएगा दूसरा कर देगा, या दोनों के दोनों ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बताइए इन चारों के अलावा बेटा कोई पॉसिबिलिटी हो तो मुझे बता दो। मुझे तो कोई और पॉसिबिलिटी नज़र आ नहीं रही। चलिए इन चारों पॉसिबिलिटीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट का बेटा फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि रिया का प्रॉब्लम को सॉल्व करना और पिंकी का प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंडिपेंडेंट है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि रिया अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी तो पिंकी का भी हो जाएगा, या रिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगी तो पिंकी का भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि दोनों का उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो पी ए एंड बी, पहले बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पी ए इंटू पी बी, पी ए की वैल्यू बेटा ये रही और पी बी की 3/5, तो 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, ये बेटा हो जाएगा 12/25। ऐसे ही बेटा सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ए नॉट एंड बी, ए नॉट की बेटा ये रही, एंड बी की प्रोबेबिलिटी बेटा 3/5, 1/5 इंटू 3/5। इसको बेटा सोल्व किया तो 3/25। फिर बेटा ले लो ए एंड बी नॉट, ए की प्रोबेबिलिटी बेटा 4/5 और बी नॉट की प्रोबेबिलिटी बेटा है 2/5, तो ये 8/25 आ रहा है। और फिर बेटा ना तो वो प्रॉब्लम ए से सोल्व हो पाए ना ही बी से सोल्व हो पाए, 1/5 इंटू 2/5, तो ये बेटा आ गया 2/25। अगर बेटा इन चारों का सम करोगे, इन चारों में से एक घटना का घटित होना श्योर है। ये जो चार केसेस मैंने लिखे हैं, इन चारों में से बेटा एक तो हैपन होके रहेगा, उसे आप भी नहीं रोक सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों के चारों इवेंट एग्जॉस्टिव हैं। इनका सभी का सम करो, इनका सब सम बेटा 25/25 आ रहा है, यानी कि 1 आ रहा है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब ओवरऑल पॉसिबिलिटी, जैसे मैं आपको ये कहूँ, आपका बीकॉम के एग्ज़ाम में पास होना या फेल होना या कंपार्टमेंट आना, रीअपियर आना, एग्जॉस्टिव इवेंट है। इन तीनों में से एक घटना तो बेटा घटित होगी होगी, या तो आप एग्ज़ाम में पास होंगे या फेल होंगे या री आएगी। ठीक है, इसको आप इन तीनों घटनाओं में से एक घटना को घटित होने से आप भी नहीं रोक सकते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके से लिया है। दो प्रॉब्लम है, उन दो प्रॉब्लम को सोल्व करने की ओवरऑल पॉसिबिलिटी बेटा 4 हो सकती है। उन चारों का सम किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल। ठीक है जी, अब सपोज कीजिए, अब मैं लेता हूँ कि क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे। हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए आपसे बेटा प्रोबेबिलिटी पूछ ली, मैं यहाँ ले रहा हूँ बेटा, लो जी स्पेस बना लेते हैं पहले। लो बेटा ये स्पेस मैंने रिजर्व रख लिया। सपोज कीजिए बेटा आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व, या ये पूछ लिया एटलीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम। हाँ जी बेटा, आपसे ये पूछ लिया गया कि दोनों में से कम एक प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, रिया और पिंकी में से कम एक स्टूडेंट प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यहाँ पर ये केसेस बनेंगे, देखो, या तो रिया प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, पिंकी ना कर पाए, और रिया उस प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए, पिंकी कर दे, और
दोनों के दोनों प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कम से कम एक जना प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। कम से कम एक जने का मतलब क्या होता है, कम से कम एक का मतलब है या तो एक जना प्रॉब्लम को सोल्व कर दे या एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा तो बेटा यहाँ इस क्वेश्चन में दो ही हैं, तो सारे केसेस बना लो। रिया प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए पर पिंकी से ना हो, और रिया से उस प्रॉब्लम को सोल्व ना हो पिंकी से हो जाए, या दोनों ही उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। अब मुझे इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो यहाँ बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, और के लिए बेटा मैंने बताया था प्लस लगाना है, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। अब बेटा पहले केस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हमने निकाला हुआ, ये रहा 12/25, सीधा बेटा वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, ये रहा बेटा 3/25, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, पहला बेटा ए बी नोट था, ए बी नोट की प्रोबेबिलिटी आएगी 8/25। हाँ जी बेटा यहाँ 8 आएगा जी, 8/25, और लास्ट वाला बेटा बनेगा 12/25। तो इन तीनों का बेटा मैंने सम किया 8, हाँ जी बेटा देखिए 8/25, 3/25, 8 and 3 11, 11 and 12 23/25 आंसर आ गया। ठीक है जी, ये किस चीज़ का आंसर आया है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी की कम से कम दोनों में से एक जना प्रॉब्लम को सोल्व करते। तो यहाँ बेटा ये केसेस बनेंगे 3, और उन तीनों का सम कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम नेगेटिव प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसी सम को बेटा सोल्व करने का शॉर्टकट मेथड, पहले मैं उसके लिए स्पेस बना लेता हूँ। लो बेटा ये स्पेस मैंने बना लिया। अब मैं इसी सम को करूँगा यूजिंग नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। देखिए कैसे करेंगे। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी से बेटा इसको करोगे, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, अभी अभी मैंने बताया था कि ओवरऑल चारों पॉसिबिलिटीज का सम कितना है 1। तो क्या बेटा मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकाल दूं, जो मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब जो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 सोल्व द प्रॉब्लम। इसको बेटा मैं ऐसे कर दूं 1 माइनस, देखो मैंने इन तीनों का सम किया, इन तीनों का सम करके मेरा आंसर आया, इन तीनों का सम करके 23/25 आंसर आया था। अगर मैं, मेरे को पता है कि 4 केसेस हो सकते हैं टोटल, और उन चारों केसेस का सम कितना है 1। अगर 1 में से मैं ये माइनस कर दूं 2/25, तो भी तो आंसर आ जाएगा बेटा। 1 में से अगर ये फोर्थ वाला केस माइनस कर दें तो पहले 3 केसेस का सम नहीं आ जाएगा। तो 1 में से बेटा मैं ऐसे कर लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ना तो वो सम रिया से सोल्व हो और ना ही निशा से, सॉरी पिंकी से। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। तो 1 में से बेटा ये गया 2/25, या ए नोट और बी नोट को दोबारा से मल्टीप्लाई करना है तो वो तो हमने किया ही 1 नीचे। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे तो भी हमारा 23/25 आंसर आ जाए। तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, हाँ जी बेटा सुनिए ध्यान से। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है, मैं अब फाइनल कंक्लूजन लिख रहा हूँ। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेटा ये बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट, 3 भी हो सकते हैं बेटा, सी नॉट डी नॉट, कितने भी हो सकते हैं। ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। और ये किस केस में अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है, जब आपसे क्या पूछा गया हो, हाँ जी बेटा जब आपसे ये पूछा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग एटलीस्ट 1, हाँ जी बेटा प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछी हुई हो, एटलीस्ट 1 विल सोल्व द प्रॉब्लम, तब बेटा इस्तेमाल करना है इसका एटलीस्ट 1। या जब ये लिखा होता प्रॉब्लम शुड बी सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए। मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये लिख देता कि प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए, तो प्रॉब्लम सोल्व बेटा 3 तरह से हो सकती है, रिया सोल्व कर दे, पिंकी सोल्व ना कर पाए, और
रिया सोल्व ना कर पाए, पिंकी कर दे, या दोनों कर दें, तो भी तो यही बनेंगे। यानी कि आपसे या तो ये पूछेगा एटलीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम, या ये पूछेगा प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। प्रोबेबिलिटी निकालो किस चीज की, प्रॉब्लम के सोल्व होने की। तो प्रॉब्लम बेटा सोल्व हो तीन तरीकों से हो सकती है। एक तरीका है जिससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, वो रही है, देखो इस केस में भी प्रॉब्लम तो यहाँ भी सोल्व हो रही है, यहाँ दोनों सोल्व कर रहे हैं, यहाँ भी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, यहाँ एक जना कर रहा है, यहाँ भी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, यहाँ एक जना कर रहा है, यहाँ प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो रही। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी निकालो प्रॉब्लम सोल्व होने की, तो भी बेटा ये तीन केस ही बनेंगे। तो एटलीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम लिखा हो तो भी तीन केस बनेंगे। अगर ऐसे लिखा हो प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, तो भी तीन केस बनेंगे। और आंसर बेटा इस शॉर्टकट मेथड ये है। ठीक है, अभी आज हम इसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत सारे बेटा सम करवाऊंगा ऐसे ऐसे, तो आपको किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। देखिए, पढ़ो बेटा इस सम को, बिल्कुल वैसा ही सम है। देखिए इस सम में क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय विल सोल्व ए प्रॉब्लम इज 3/4 एंड दैट ए गर्ल विल सोल्व ए प्रॉब्लम इज 4/5। लो बेटा हम लिखते चलते हैं जो जो क्वेश्चन में गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द सम बाय बॉय, probability of solving the sum by boy। एक प्रॉब्लम दी गई बॉय को सोल्व करने के लिए, उसके बी ए से बेटा हम डिनोट करते हैं 3/4। और दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द सम बाय गर्ल, उसी प्रॉब्लम के एक गर्ल के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 4/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल सोल्व द प्रॉब्लम। बेटा फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी बोथ विल सोल्व। बोथ विल सोल्व में बेटा क्या बनेगा, सिर्फ एक ही केस बनेगा, ए प्रॉब्लम को सोल्व कर दे और बी भी कर दे। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो आंसर बेटा आ जाएगा 12/20 या 3/5। सेकेंड पार्ट में बेटा क्या पूछता है, नन विल सोल्व द प्रॉब्लम। हाँ जी बेटा, नन विल सोल्व द प्रॉब्लम का मतलब है ना तो वो प्रॉब्लम ए से सोल्व हो पाए, ना ही वो प्रॉब्लम बी से सोल्व हो पाए। तो पहले बेटा ए नोट और बी नोट की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। ए नोट कैसे निकालेंगे, 1 - 3/4। और बी नोट बेटा कैसे निकालेंगे, 1 - 4/5, 1/5। लो बेटा अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट, 1/4 इंटू 1/5, 1/20 हो जाएगा। अब थर्ड केस पे आइए। थर्ड केस में बेटा क्या कहता है, थर्ड केस में कहता है ओनली बॉय विल सोल्व द प्रॉब्लम। ओनली बॉय सोल्व, तो बॉय को हमने ए से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ बेटा एक ही केस बनेगा, बॉय सोल्व कर दे और गर्ल से ना हो पाए। तो बॉय सोल्व कर दे 3/4 और गर्ल से सोल्व ना हो 1/5, तो आंसर आएगा 3/20। फिर बेटा हम फोर्थ केस लेते हैं, ओनली गर्ल सोल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ बेटा बनेगा बॉय से प्रॉब्लम सोल्व ना हो, गर्ल से हो जाए। तो बॉय से सोल्व ना हो 1/4 और गर्ल से सोल्व हो जाए 4/5, तो 4/20। फिर बेटा क्या कहता है, ओनली वन विल सोल्व द प्रॉब्लम। ओनली वन, सो एक जना प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। एक जना प्रॉब्लम को सोल्व कर दे कैसे, ए सोल्व कर दे, बी ना कर पाए, और ए प्रॉब्लम सोल्व ना कर पाए, बी कर दे। ओनली वन का मतलब बेटा कोई भी हो सकता है। ओनली वन में बॉय सोल्व कर दे, गर्ल से ना हो पाए, और बॉय सोल्व ना कर पाए और गर्ल से हो जाए। तो इसको बेटा कर ऐसे लिखिए, एडिशन रूल लगाएंगे और के लिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट
तो यहाँ बेटा पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और बी नॉट बेटा 1/5 प्लस ए नॉट है 1/4 और फिर बी की प्रोबेबिलिटी 4/5। तो 3/20 प्लस 4/20 7/20 बेटा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एटलीस्ट वन। अब बेटा लास्ट पार्ट पे आ जाइए। ये जो बेटा पार्ट है ना, लास्ट पार्ट, यहाँ पर आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। अगर अदरवाइज आप इसमें बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, जैसे एटलीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है? कम से कम एक जना प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। जैसे बॉय सोल्व कर दे, गर्ल सोल्व ना कर पाए, और बॉय सोल्व ना कर पाए, गर्ल सोल्व कर दे, और दोनों से सोल्व हो जाए। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एटलीस्ट वन, कम से कम एक जना सोल्व कर दे। कम से कम एक का मतलब क्या होता है? या तो एक सोल्व कर दे या दोनों। एक में तो बेटा बॉय भी हो सकता है, बॉय सोल्व कर दे गर्ल ना कर पाए, या गर्ल से हो जाए बॉय से ना हो पाए, और दोनों सोल्व कर दे। तो तीनों केसेस का बेटा टोटल कर लो। या एक तरीका शॉर्टकट मेथड क्या है? 1 - p, अभी आपको बताया था a नॉट b नॉट, बट ये फॉर्मूला सिर्फ यहीं लगाना है इसी केस में, बाकी केसेस में नहीं लग सकता। एटलीस्ट वन वाले केस में ही लगेगा। ए नॉट की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/4 और बी नॉट की 1/5। तो आंसर हमारा बेटा कितना आ जाएगा? 1 - 1/20 19/20। ये बेटा हमारा लास्ट पार्ट का आंसर। ठीक है जी, चैट बॉक्स में बेटा लिखा करो जैसे जैसे मैं कैलकुलेशंस करता हूँ, आपको भी लिखना है। चलिए, यहाँ तक बेटा क्लियर है? देखिए बेटा, इसी टाइप का हम और सम लेते हैं। देखिए, ए प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। एक स्टैट का सम है, वो 3 स्टूडेंट को दिया गया, राम, श्याम एंड राधे श्याम। राम के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, श्याम के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 0.5 और राधे श्याम के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 0.6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड? देखिए कैसे करेंगे। पहले बेटा आप क्या करोगे, राम के क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी को ए लेट कर लो, और श्याम के उस क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी को बी लेट कर लो, और राधे श्याम के उस क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी को सी लेट कर लो। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द सम बाय राम 0.3। 0.3 का मतलब 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द सम बाय श्याम 5/10 and probability of solving the sum by राधे श्याम 6/10। फिर बेटा ये लिखिए a नॉट 7/10। फिर बेटा यहाँ b नॉट 5/10, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और c नॉट 1 - 6/10, 1 में से बेटा 6/10 गया, 4/10। ये बेटा हम निकाल लेंगे पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द सम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द सम, ये पहले आपको कैलकुलेट कर देना है। अब बेटा फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा आपसे? फर्स्ट पार्ट में कहता है प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए बेटा, चाहे वो जैसे भी हो। हाँ जी बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे एक जना सॉल्व कर दे, चाहे 2 जने सॉल्व करें, चाहे तीनों के तीनों सॉल्व करें। ठीक है जी, यानी कि इसको बेटा मैं ये भी लिख सकता हूँ, एटलीस्ट वन सोल्व द प्रॉब्लम। बात एक ही है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, चाहे वो जैसे भी सॉल्व हो। प्रॉब्लम सॉल्व बेटा कैसे हो सकती है? अगर 3 स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी है, तो कैसे कैसे हो सकती है? या तो एक जना प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तीनों में से, या 2 जने सॉल्व कर दें, या तीनों के तीनों कर दें। तो कहने का मतलब कम से कम एक जना प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो कम से कम एक जना बेटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, इस बात का आंसर निकालना हो तो 2 मेथड हैं, एक तो लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। पहला तरीका तो ये है जो लॉन्ग मेथड, ए और बी से, हाँ जी बेटा, ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, बी और सी से ना हो पाए, और
ए उस प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए, सी भी ना कर पाए और बी कर दे, और ए और बी से ना हो पाए सी कर दे, और ए और बी दो जने कर दें सी से ना हो पाए, और ए से ना हो पाए और सी से ना हो पाए बी कर दे। हाँ जी बेटा, ए और बी सोल्व कर दें, सी ना कर पाए, और अब हमने लिया ए से सोल्व ना हो बी और सी से हो जाए, और बी से सोल्व ना हो ए और सी से सोल्व हो जाए, और या बेटा तीनों ही सोल्व कर दें, ए बी सी। तो पहले इससे करते हैं बेटा, पहले फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी। और के लिए बेटा प्लस आएगा, ध्यान रखना, जहाँ पर भी आप और लगा रहे हो वहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। तो लो प्लस के साइन में लगा देता हूँ, कितने प्लस के साइन, लो बेटा ये सारे प्लस। अब फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ए बी नॉट, ए की प्रोबेबिलिटी बेटा 3/10 है, बी नॉट बेटा ये रहा 5/10, और सी नॉट बेटा 4/10। ये फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर सेकंड केस की ए नॉट बेटा ये रहा 7/10, और बी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे 5/10, और सी उस प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए 4/10। अब बेटा थर्ड केस पे आ जाओ, ए उस प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए 7/10, बी भी प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए 5/10, और सी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे 6/10। अब बेटा यहाँ आ जाओ फोर्थ केस पे, ए प्रॉब्लम को सोल्व कर दे 3/10, बी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे 5/10, और सी बेटा उस प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए 4/10। उसके बाद बेटा इस पे आ जाते हैं हम। अभी तक हमारे कितने केस हो गए, 4। पांचवें केस पे आ जाइए। ए नॉट बेटा ये रहा 7/10, बी 5/10, और सी का बेटा है 6/10। फिर ले लीजिए, ए प्रॉब्लम को सोल्व कर दे 3/10, और बी उस प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए, ये रहा बेटा 5/10, और सी से उस प्रॉब्लम को सोल्व हो जाए 6/10। फिर बेटा तीनों उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, यानी कि 3/10 इंटू 5/10 इंटू 6/10, 3/10 इंटू 5/10 इंटू 6/10। तो इनको बेटा कैलकुलेट करके ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। पर आप कहोगे सर ये तो बड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ जी बेटा बिल्कुल लगेगा टाइम। तो इसका शॉर्टकट मेथड मैंने बताया हुआ है आपको। शॉर्टकट मेथड से बेटा अगर इसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड क्या है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। तो उसमें वन माइनस करके, ना तो बेटा वो प्रॉब्लम राम से सॉल्व हो, ना श्याम से सॉल्व हो, और ना ही राधे श्याम से। जो बेटा मैंने 7 केसेस, ये देखो टोटल मिला के 7 केसेस बने हैं। इन 7 केसेस के अलावा सिर्फ एक केस और बनता है, वो 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि जितने भी टोटल पॉसिबल केसेस होते हैं उन सब का टोटल क्या होता है 1। तो 1 में से अगर मैं वो केस माइनस कर दूं जो इन 7 के अलावा बेटा और बनेंगे, वो माइनस कर दो। इन 7 के अलावा केवल एक ही केस बनेगा, वो माइनस कर दिए। तो ए नॉट की प्रोबेबिलिटी 7/10, बी नॉट 5/10, और इंटू सी नॉट 4/10। तो 1 माइनस बेटा इसको सोल्व कर लीजिए, 5 2 जा, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 14/100, यानी कि 86/100 बेटा आंसर आ जाएगा, यानी 43/50। और अगर आप इन 7 केसेस का सम करेंगे तो भी बेटा यही सेम आंसर आएगा। आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा, एग्जाम में किसी भी मेथड से कीजिए, बट आई थिंक बेटा शॉर्टकट मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। अभी इस क्वेश्चन में तो 3 ही स्टूडेंट थे, राम श्याम राधे श्याम। मान लेते 4 स्टूडेंट दे देता, राम श्याम राधे श्याम और घन श्याम। तो उस केस में बेटा आपके लिए केसेस बनाना बेटा बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा वो। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किसका करें, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का। बट नेगेटिव प्रोबेबिलिटी की भी एक लिमिटेशन है, ये किस में यूज़ हो सकती है ज़्यादा, जब आपसे क्या पूछा हो, प्रॉब्लम इज सॉल्व या एट लीस्ट वन विल सोल्व द प्रॉब्लम। बात है सेकंड नंबर पे आइए। सेकंड केस में बेटा क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व।
हाँ जी बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर कैसे निकालेंगे? सेकंड पार्ट में बेटा पूछा प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व, तो इसमें एक ही केस बनेगा, ना तो वो प्रॉब्लम राम से सोल्व हो, ना घनश्याम से, और ना ही श्याम से। तो इन तीनों का बेटा मल्टीप्लीकेशन कर दो, ए नोट, बी नोट और सी नोट। क्या आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का? 7/10 इंटू 5/10 इंटू 4/10, 140, 14/100। लो बेटा ये बनेगा। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बेटा लिखता है एटलीस्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम। एटलीस्ट टू का मतलब बेटा क्या है, देखिए। लो पहले मैं इसके लिए स्पेस बना लेता हूँ। एटलीस्ट टू, एटलीस्ट टू में बेटा नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं यूज करनी। क्यों? देखिए क्यों नहीं करनी। हाँ जी बेटा, अब बेटा देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहता है। थर्ड पार्ट में कहता है एटलीस्ट टू प्रॉब्लम, एटलीस्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम, कम से कम दो जने प्रॉब्लम को सोल्व कर दें। तो यहाँ बेटा ये केसेस बनेंगे, ए सोल्व कर दे, बी सोल्व कर दे और सी से ना हो पाए, या ए बेटा उस प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए, बी और सी कर दें, और ए और सी कर दें, बी से ना हो पाए, और तीनों के तीनों प्रॉब्लम को सोल्व कर दें। देखो कम से कम दो लिखा हुआ है, कम से कम दो का मतलब बेटा या तो दो जने प्रॉब्लम को सोल्व कर दें या तीनों के तीनों कर दें। कम से कम दो का मतलब होता है टू और मोर। ठीक है, जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको कम से कम दो रोटी खानी चाहिए, इसका मतलब क्या है, टू और दो तो खानी खानी है, तीन चार, टू और थ्री और फोर, टू और मोर। तो इसको बेटा हम सोल्व कर लेते हैं। पहले फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ए बी नॉट, ए की प्रोबेबिलिटी है बेटा 3/10, बी की कितनी है 5/10, और सी नॉट, सी नॉट की बेटा है 4/10, प्लस फिर बेटा ए नॉट, ए नॉट की प्रोबेबिलिटी 7/10 इंटू बी, बी की प्रोबेबिलिटी बेटा 5/10, और सी की प्रोबेबिलिटी बेटा बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 6/10। फिर बेटा यहाँ पर आ जाओ, ए बी नॉट सी नॉट, पहले ए की प्रोबेबिलिटी 3/10, फिर बी नॉट, बी नॉट बेटा ये रहा 5/10, और सी, सी की प्रोबेबिलिटी है 6/10, और लास्ट केस ए बी सी 3/10 इंटू 5/10 इंटू 6/10। लो बेटा इसको सोल्व करते हैं। 60/1000, हाँ जी बेटा ये बनेगा 6 इंटू 5 30 इंटू 7 210/1000, और ये बेटा बनेगा ए बी नॉट सी, ए बी नॉट और सी, ये बेटा बनेगा 90/1000, और लास्ट वाला बेटा आएगा 3 इंटू 5 15, और 15 इंटू 6, ये भी बेटा 90 आ रहा है। कैलकुलेशन बेटा देख लेना, कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो तो बेटा उसे ठीक कर लेना। बताओ कैलकुलेशन, आई थिंक बेटा ठीक है। 210 और 90, 300, 390 और 60, ये बेटा 450 आ जाएगा, 450/1000, 45/100, ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट केस बेटा फोर्थ केस, ऑल सोल्व द प्रॉब्लम, सभी के सभी प्रॉब्लम को सोल्व कर दें, एक ही केस बनेगा। हाँ जी बेटा फोर्थ केस क्या है, ऑल सोल्व द प्रॉब्लम, ऑल सोल्व द प्रॉब्लम में बेटा एक ही केस बनेगा। बताओ कौन सा? तीनों के तीनों प्रॉब्लम को सोल्व कर दें, राम भी कर दे, श्याम भी कर दे और राधे श्याम। तो ये बेटा आ जाएगा 3/10 इंटू 5/10 इंटू 6/10, 90/1000। लो बेटा हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं।
इसे बेटा क्लियर कर रहा हूं मैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम में क्या कहता है? नेक्स्ट सम में बेटा आपको ए पर्सन इज नोन टू हिट द टारगेट इन 3 आउट ऑफ 4 शॉट्स। हाँ जी बेटा, 2 पर्सन है, देखिए ए और बी। हाँ जी बेटा, 2 पर्सन है बेटा, निशानेबाज शूटर है ये दोनों। हाँ जी बेटा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ए टारगेट को हिट कर देगा 3 आउट ऑफ 4 शॉट, यानी कि अगर वो 4 बार निशाना लगाता है तो 3 बार बेटा सही लगता है, तो इसको 3/4। और बी का क्या रहेगा? बी जो है 5 में से बेटा 4 बार सही निशाना लगाता है, 4/5। ठीक है जी, तो ए के निशाना ना लगाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी, और बी के निशाना ना लगाने की प्रोबेबिलिटी 1/5। 1 में से बेटा माइनस कर दो, 4/5, 1/5। ये भी बेटा ऐसे ही आया, 1 में से 3/4 माइनस करके, 1 में से 3/4 माइनस किया तो ये आ गया 1/4। ठीक है, चलिए पहले ये बेटा निकाल लेना। अब पूछा क्या है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो टारगेट को हिट कर देंगे व्हेन दे बोथ ट्राई। हाँ जी बेटा, दोनों ने टारगेट के लिए ट्राई किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, कहते हैं टारगेट हिट होना चाहिए जैसे मर्जी हो। आपसे प्रोबेबिलिटी बेटा पूछी है कि टारगेट हिट हो जाए। अब टारगेट बताओ बेटा कैसे कैसे हिट हो सकता है? टारगेट हिट हो सकता है ए हिट कर दे, बी से ना हो पाए, और ए हिट ना कर पाए, बी कर दे, और ए और बी दोनों कर दे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, जैसे हमारा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, उसका मतलब क्या होता है? कम से कम एक जना। तो यहाँ पे भी वही है, प्रोबेबिलिटी टारगेट हिट होना चाहिए, एट लीस्ट 1 हिट द टारगेट। कम से कम एक जना टारगेट को हिट कर दे तो टारगेट बेटा हिट माना जाएगा। तो इसको या तो इन तीनों का सम कर लो, या दूसरा शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट मेथड बेटा ये बनेगा 1 माइनस, ना तो ए से हिट हो, ए से हिट ना होने की 1/4, और बी से हिट ना होने की 1/5। 1 माइनस 1/20, आंसर बेटा हो जाएगा 19/20। बताइए क्लियर है यहाँ तक? चलिए बेटा आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 5 इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। हाँ जी बेटा, एक डाइस को 2 बार तो फेंका गया इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 5। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम 2 में से एक बार 5 नंबर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के बेटा 2 तरीके हैं। पहला तरीका, पहला मेथड बेटा, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन मेथड 1। हाँ जी बेटा, क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट बेटा लिखो, एक्सपेरिमेंट। पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड से करके दिखा रहा हूँ। 2 डाइस आर थ्रोन। हाँ जी बेटा, 2 डाइस का बेटा सैंपल स्पेस आपको पता है, वो बना लीजिए। 36 केसेस बेटा बनेंगे। 2 डाइस का बेटा सैंपल स्पेस आप बना लीजिएगा 36 केसेस। अब पूछा क्या है? कम से कम इवेंट बेटा लेट कर लो ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 5। कहता है दोनों डाइस में से कम एक डाइस पे 5 नंबर आना चाहिए। दोनों डाइस में से कम एक डाइस पे कौन सा नंबर आना चाहिए? 5। तो फेवरेबल केसेस बेटा बताओ कितने बनेंगे? पहले फेवरेबल केसेस तो इवेंट ई, कम से कम एक डाइस पे बेटा 5 नंबर आना चाहिए। तो एक तो 1 5, एक बेटा 2 5, एक 3 5, एक बेटा 4 5। 5 वाली तो बेटा पूरी लाइन हो जाएगी, 5 1
5 2 5 3 5 4 5 5 भी आएगा क्योंकि कम से कम एक डाइस पे लिखा हुआ है, यानी कि दोनों पे भी आ सकता है। और 5 6 और लास्ट बेटा 6 5। ये बेटा कितने केसेस दोगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 केसेस दोगे। तो एम हो गया 11 और एन बेटा हो गया 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, अगर हम बात करें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, तो m बाय n, तो 11/36 हमारा आंसर होगा। एक तरीका तो बेटा ये है इस सम को सोल्व करने का। दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे वो भी बेटा करेक्ट होगा, मार्क्स इक्वल मिलेंगे चाहे आप किसी भी मेथड से करके आएंगे। देखिए क्या कहता है। अब बेटा मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूँ, मेथड 2। इसमें बेटा आप क्या करोगे, आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 5 इन सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस। पहले आप लिखोगे ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 नंबर इन ए सिंगल थ्रो। हाँ जी, अगर किसी डाइस को हम एक बार फेंकते हैं तो एक बार डाइस पे 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/6, क्योंकि ये देखो एक बार डाइस को जब हम फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस ये बनेगा, और 5 के फेवर में बेटा सिर्फ एक ही ये वाला पॉइंट है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स तो है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 और 5 के फेवर में एक ही एलिमेंट है, प्रोबेबिलिटी 1/6। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि दोनों बार, हाँ जी बेटा, दो में से कम एक बार 5 आए। आपसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 5, कम से कम एक बार 5 नंबर आ जाए। तो इसको ऐसे ही लिख लो 1 माइनस, ना तो पहली बार 5 नंबर आए ना दूसरी बार, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी से बेटा कर दो। 1 में से किसको माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 इन द फर्स्ट थ्रो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 इन द सेकंड थ्रो। लो बेटा इसको कर देते हैं। पहले थ्रो में 5 ना आने की तो 1/6 है, तो ना आने की बेटा 5/6, और सेकंड थ्रो में भी ऐसे ही रहेगा। तो 1 माइनस 5/6 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड थ्रो में भी 5 ना आने की। तो इसको बेटा सोल्व करेंगे, 36 माइनस 25 एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 25/30, वही बेटा आएगा 11/36। सेम आंसर आ गया। तो जिस मेथड से आपको ठीक लगे आप उससे कीजिए। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कहता है। इस समय बेटा कह रहा है कैंडिडेट इज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। एक कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया बाय द 3 कंपनीज। फर्स्ट कंपनी में 12 कैंडिडेट हैं इंटरव्यू देने वाले, सेकंड कंपनी में 15 कैंडिडेट हैं और थर्ड में 10। ठीक है जी। व्हाट आर द चांसेस ऑफ इज गेटिंग पोस्ट एट लिस्ट इन वन ऑफ द कंपनी। लो बेटा देखो, सबसे पहले मान लीजिए जिस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बेटा कंपनीज ने बुलाया है, ठीक है, पहले मैं ले लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन फर्स्ट कंपनी। मान लीजिए ये है जिसने इंटरव्यू देना है, मिस्टर एक्स के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट कंपनी में मिस्टर एक्स के सिलेक्शन के कितने चांस हैं? फर्स्ट कंपनी में बेटा इंटरव्यू देने वाले 12 कैंडिडेट हैं एक्स को मिला के, तो एक्स के चांस कितने हो गए? हाँ जी बेटा, एक्स के चांस हैं 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन सेकंड कंपनी, सेकंड कंपनी में बेटा इंटरव्यू देने वाले टोटल कैंडिडेट हैं 15, तो एक्स के चांस हो गए 1/15। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन थर्ड कंपनी, थर्ड कंपनी में बेटा इंटरव्यू देने वाले 10 कैंडिडेट हैं जिसमें से एक मिस्टर एक्स है,
तो मिस्टर एक्स के सेलेक्ट होने के चांस कितने बनेंगे? 1/10। 10 में से बेटा मिस्टर एक्स का सिलेक्शन का चांस बनेगा 1/10, क्योंकि मिस्टर एक्स तो एक ही जना है, तो मिस्टर एक्स के फेवर में तो एक ही पर्सन है, इसीलिए ऊपर 1 लेंगे और नीचे टोटल। अब आपसे पूछा क्या है? अब बेटा बात करते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब इन एटलीस्ट वन कंपनी। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि कम से कम एक कंपनी में तो उसे जॉब मिल ही जाएगी, कम से कम एक कंपनी उसे सेलेक्ट कर लेगी। अब इसके बेटा कई केसेस बनेंगे, एक ए कंपनी में सेलेक्ट हो जाए, बी और सी में सेलेक्ट ना हो, बी में सेलेक्ट हो जाए, ए और सी में सेलेक्ट ना हो, ऐसे ऐसे केसेस बेटा बहुत सारे बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ इसको नेगेटिव प्रोबेबिलिटी से कर दें। एटलीस्ट वन है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी नॉट सी नॉट, तो 1 में से ए नॉट की बेटा पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, 11/12 आएगी, और बी नॉट की 14/15, 1 में से 1/15 गया, और सी नॉट 1 में से बेटा 1/10 गया, 9/10। तो इसको बेटा कर दो 11/12 मल्टीप्लाइड बाय 14/15 और मल्टीप्लाइड बाय 9/10। बोलो बेटा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, जो एलसीएम लेना है बेटा एलसीएम जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये बेटा सारे सम जितने भी मैं करवा रहा हूँ आपकी बुक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, और बाकी जो बचे हुए अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं वो आपको कर लेने हैं आज, और इससे रिलेटेड बेटा जितने भी एग्जाम्पल हैं बुक में वो भी रीड करने हैं, और कोशिश करना बिना देखे बेटा उनको सोल्व करने की, ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा एक और करेंगे और उसके बाद हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। देखिए क्या कहता है, एन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कोई बेटा आर्टिकल है जो 2 पार्ट्स को मिलाकर बने, 9 out of 10 आर लाइकली टू बी डिफेक्टिव इन द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट बेटा 10 में से 9 डिफेक्टिव है निकलते हैं, और सेकंड पार्ट जो है वो 100 में से 5 डिफेक्टिव निकलते हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो असेंबल्ड प्रोडक्ट होगा वो डिफेक्टिव नहीं होगा। देखिए, हाँ जी बेटा, कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बेटा 2 पार्ट्स को मिला के बनता है, ए और बी 2 पार्ट हैं, इन दोनों को असेंबल करके प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट किन दोनों को असेंबल करके बनेगा? ए और बी, ठीक है जी। अब क्या कहता है, ए प्रोडक्ट, जो ए पार्ट है प्रोडक्ट का पार्ट ए, वो 10 में से 9 डिफेक्टिव निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं ले लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव को बेटा हम ए से डिनोट कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव ऑफ ए पार्ट के डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बेटा दे रखी है 9/10, और ए पार्ट के डिफेक्टिव ना होने की, ये तो बेटा है डिफेक्टिव की, और ये नॉट डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव भी कह सकते हो, नॉन डिफेक्टिव 1/10। ऐसे ही बी पार्ट की डिफेक्टिव की, बी पार्ट की बेटा डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 5/100, और नॉन डिफेक्टिव बी पार्ट के डिफेक्टिव ना होने की 1 में से बेटा माइनस कर दो 5/100, 95/100। अब आपसे पूछा क्या गया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट असेंबल्ड पार्ट विल नॉट बी डिफेक्टिव। कहता है जो असेंबल्ड प्रोडक्ट होगा ये दोनों को मिला के जो बना है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। मान लीजिए कोई टीवी है, टीवी का ऑडियो 2 पार्ट है, एक ऑडियो पार्ट और एक वीडियो पार्ट, ठीक है। तो हमारे से पूछा हुआ है असेंबल्ड प्रोडक्ट विल नॉट बी डिफेक्टिव, टीवी विल नॉट बी डिफेक्टिव। तो
टीवी बेटा डिफेक्टिव कब नहीं होगा? जब उसका ऑडियो भी सही होगा, यानी कि ऑडियो भी नॉट डिफेक्टिव होगा और वीडियो भी नॉट डिफेक्टिव होगा, यानी कि ए नॉट बी नॉट, नॉट डिफेक्टिव। नॉट डिफेक्टिव को हमने किससे डिनोट किया है? तो दोनों चीज़ें बेटा सही होनी चाहिए। पार्ट ए भी सही होना चाहिए, पार्ट ए का मतलब ऑडियो पार्ट और पार्ट बी का मतलब वीडियो वाला पार्ट। तो दोनों सही होने चाहिए, यानी कि 1/10 और इंटू 95/100। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा 95/1000। सपोज कीजिए ये पूछ लेता असेंबल्ड प्रोडक्ट विल बी डिफेक्टिव, ये तो पूछा विल नॉट बी डिफेक्टिव। अगर विल बी डिफेक्टिव होता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। असेंबल्ड प्रोडक्ट विल बी डिफेक्टिव। हाँ जी बेटा, लीजिए मैं करता हूँ एक बार सेकंड पार्ट। ये तो बेटा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट अगर आपसे पूछ ले प्रोबेबिलिटी असेंबल्ड प्रोडक्ट विल बी डिफेक्टिव। अब असेंबल्ड प्रोडक्ट बेटा जो डिफेक्टिव है, मान लीजिए टीवी है, टीवी दो चीज़ों को असेंबल करके बनाना है, ऑडियो पार्ट और वीडियो पार्ट। तो डिफेक्टिव कैसे होगा वो टीवी? टीवी बेटा अगर मान लो ऑडियो पार्ट सही है और वीडियो पार्ट खराब है तो भी डिफेक्टिव, और या ऑडियो पार्ट डिफेक्टिव और हाँ जी बेटा, या फिर क्या होगा, दोनों ही डिफेक्टिव हो, बस ऑडियो पार्ट भी डिफेक्टिव हो और वीडियो भी डिफेक्टिव हो। तो ये बेटा तीन केस बनेंगे। इन तीनों की कैलकुलेशन करके आप कर दीजिए। तो ये बेटा बनेगा पहला 9/10 इंटू बी नॉट, 9/10 इंटू 95/100 प्लस ए नॉट इंटू बी 1/10 इंटू 5/100 और तीसरा बेटा ए एंड बी 9/10 इंटू 5/100। लो बेटा तीनों को ऐड कर देना, कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। या 1 माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के अलावा एक ही केस और बनेगा। तो 1 में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ ए नॉट बी नॉट तो भी बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारा आंसर। इस तरीके से बेटा आपको सम करने हैं और बहुत सारे सम है प्रैक्टिस के लिए और वेरी वेरी इजी है। तो होप सो बेटा आज का जो कंसेप्ट है नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का वो आपको क्लियर हो गया होगा। और ये बेटा आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 44 टू 59। और कोई भी बेटा प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आप मुझे भेजेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बेटा कवर करेंगे हम। होमवर्क बेटा डेली का डेली होना चाहिए। अगर आप होमवर्क को पोस्टपोन कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, उससे आप चैप्टर में आगे मूव नहीं कर पाओगे। अगर आज का होमवर्क आपने नहीं किया तो कल की क्लास को बेटा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए बेटा आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।